नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को आप लाइक करते हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ाइए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी नए अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आइए आज स्वागत करते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ज्योति जय जी, श्री राम। उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर जब नामांकन भी नहीं हुए थे तब हमने आपसे बातचीत किया था और अलग-अलग आयामों पे हमने चर्चा किया था। और उस समय नंबर गेम की बात हुई थी और सुदर्शन रेड्डी जो इंडी अलायंस के कैंडिडेट उस समय तक घोषित भी नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों ने संभावनाओं पर बात किया था। कंक्लूजन ये निकल के आया था कि जिस तरीके से राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद 2014 से लेके और आगे बहुमत ना आने तक नंबर गेम हमेशा मोदी सरकार ने शानदार तरीके से मैनेज किया है। और वो जो सिलसिला था, वो सिलसिला आखिरकार उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट तक बरकरार रखा। राधाकृष्णन साहब ने 152 वोटों की मार्जिन से सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त दे दी। मजे की बात यह है कि नंबर गेम में एक बार फिर आगे हुआ और अब स्थिति ये है कि जयराम रमेश जैसे लोग वो कह रहे हैं कि साहब ये हमारे 15 वोट जो हैं वो कहाँ गायब हो गए। ये कहते हैं कि साहब हमारे 315 सांसदों के वोट थे, सबने वोट दिया है, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ मिले हैं 300 वोट। हमारे 15 वोट कहाँ गए? ये तो साबित हो गया वोट चोरी। अब इस वोट चोरी पर ज्योति जी आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं पूरे देश के लिए कहूँगी कि कितनी बड़ी खबर है और सबके लिए शुभकामनाएँ और बधाई है। और हमारा नेतृत्व है जो प्रचंड जीत से बहुत शानदार जीत के साथ आगे बढ़ा है और जिनको हम चाहते थे और जैसा चाहते थे कि इस तरह से इस बैकग्राउंड के और हमने पहले भी ये उसमें उसमें बात की थी कि ऐसे हों जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो उस तरह के उनका बैकग्राउंड है और वो हमें मिल गए हैं। अभी अब जो आपने बात बोली है, जिस तरह की चर्चाएँ कल से चल रही थी कि क्या हुआ, हमारी 15 वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, तो देखिए वो तो उनको देखना है ना कि उनकी चिड़ियाएँ कहाँ उड़ गई हैं। ठीक है, तो हम क्यों, कोई भी क्यों बताएगा कि भाई हमने आपके लिए, या वो अपने आप स्वतः हमारे पास आए, या उनका आपके कैंडिडेट में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था, इस कैंडिडेट में उनको विश्वास बैठा, वो आ गए। और देखिए मैं कल भी बोल रही थी कहीं कि पहले तो ईवीएम चोरी की बातें हुआ करती थी, तो ईवीएम चोरी से अब तो बैलेट बैलेट किया तो बैलेट में भी चोरी हो गई, तो अब कहाँ जाएंगे? अब किसको बोलेंगे कि बैलेट? और देखिए एमपीएस को बांधना या रिझाना मुश्किल कार्य होता है। आम जनता को तो आप बैलेट में कुछ भी करके, है ना, जिस तरह से पहले हुआ करता था, तो उस तरह से आप उनको उनका मत चेंज कर पाते थे, लेकिन एमपीज ने अगर किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ये पता चलता है, अगर 15 एमपी भी हैं या कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ 18 से लेके 19-20 ने क्रॉस वोटिंग करी है, अगर करी है तो उनका एक बहुत बड़ा जनाधार होता है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है, जितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन इतने एमपीज कर रहे हैं, तो समझिए कि सरकार या ऊंट किस करवट में बैठा है और किन की चल रही है। मैं तो बल्कि कल ये सोच रही थी कि हमारी सरकार जो है वो, मतलब भाजपा जो है वो 240 सीट लाई थी, या कि 400 कितनी 412, या कल कल 450 क्या 452 लाई है, तो नहीं, मैं 452 से आपको सरकार। वो टैली बता दे रहा हूँ। देखिए, एनडीए के पास कायदे से अगर नंबर देखा जाए तो 427 कुल नंबर थे। यानी उनको हाँ, मैक्सिमम 427 वोट आने चाहिए थे, प्लस जो 15 उनके गए हैं, अब वो क्रॉस वोट हुए हैं कि वोट नहीं किया है, वो अलग बात है। लेकिन 25 वोट ज्यादा मिले, कल 452 मिले हैं 427 के मुकाबले, हाँ, और वहां 15 वोट कम हो गए। तो ये मतलब गजब का अंकगणित है कि यहाँ 25 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी इनके जो 15 बैंके हैं, अगर ये 15 के 15 एनडीए के फेवर में मान लिए जाएं, तो भी तो 10 वोट ऐसे हैं जो ज्यादा मिले हैं, क्योंकि 427 के बजाय 452 वोट मिले हैं। नहीं तो मैं क्रॉस आपका, वोटिंग 15 जो कम मिले हैं, अगर हाँ, इसको पूरा शिफ्ट मान लिया जाए जो एनडीए के पक्ष में चले गए, तो ये 10 कहाँ से चले आए?
बीजेडी ने तो खैर भाग नहीं लिया, उसके अलावा आरएसडी ने भी भाग नहीं लिया। ये कौन-सा मैजिक अंक गणित है और ये कौन-सा नंबर गेम है और ये कैसे पॉसिबल कैसे हुआ? संभावना तो कुछ देखी जाए ना। नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक जो लोग कहते थे कि मोदी की सरकार जो है वो मिली-जुली सरकार है, इसमें दम नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब तो सीट भी इस बार सबसे कम आई है। लेकिन आप देखिए कि इसने एक एस्टेब्लिश ये भी किया कि सरकार जो है वो 452 की है इस बार। तो ये बात 452 का सपोर्ट मिला है। तो वो सरकार को फेवर कर रहे हैं इतने सांसद, चाहे वो कहीं के भी हों, किसी भी पार्टी के हों। तो हमारी सरकार को कमजोर नहीं माना जा सकता और मोदी जी के एटीट्यूड में भी दिख रहा है कि जो जिस तरह से वो डैशिंग अपने निर्णय ले रहे हैं इस दौरान, वो दिखता है कि हमको अंकगणित में कुछ भी दिखे, लेकिन जो होता है ना कि एक्स माना कि ये वो इस तरह से जो मैथ्स में चलता है, तो माना कि करके मैं तो मानूंगी कि 452 से सरकार चल रही है। ठीक है, आप मानिए 452। जरा सा पूरा अंकगणित इन डिटेल में रख दूं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद वोट करते हैं तो 788 कुल नंबर हैं। 7 सीटें इस समय जो है वो रिक्त हैं, यानी 781 सांसदों को वोट करना था और 767 सांसदों ने वोट डाला, 14 ने वोट नहीं डाला। चलिए ठीक है, कुल पड़े 767 वोटों में 752 वोट वैध हुए तो 15 वोट निरस्त भी पा लिए गए। चलिए, अब इस 752 में से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 और इंडिया ब्लॉक के केबी सुदर्शन को 300 वोट मिले। सवाल ये होता है कि 427 की जगह 400 मतलब 427 एनडीए की सांसदों की संख्या थी और विपक्षी सांसदों की संख्या आप देखें तो 354 थी। लेकिन सवाल ये हुआ कि वाईएसआर कांग्रेस के 11 सदस्यों ने एनडीए के राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दिया। ये एनडीए के हिस्से नहीं है, ये है एनडीए की वो कमाई जो उसने हाउस में मैनेज करके लिया है। इसके अलावा 28 सांसद जो बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, अकाली के 1 और 2 निर्दलीय, इन लोगों ने वोट ही नहीं डाला, यानी 14 जो है वो एब्सेंट रहे। न्यूट्रल जो वोटिंग थी वो 14 रह गई, यानी इन्हीं में से कुछ ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। हालांकि कुछ तस्वीरें जो हैं वो हमेशा की तरह प्रियंका चतुर्वेदी और शशि थरूर की मुस्कुराते हुए तबकी बजाते हुए ये भी दिखाई दी। अब एक दूसरी तरफ हम चलते हैं, अंकगणित साफ है, रिजल्ट साफ है और ये स्पष्ट हो गया कि सदन के अंदर और सदन के बाहर यानी जनता के बीच अब विपक्ष की या खासतौर से राहुल गांधी की अगुवाई वाली जो विपक्षी गठबंधन है या विपक्षी खेमा है, मैं उसको गिरोह कहता हूं, अब उनकी कोई बिसात नहीं रह गई है। बहुमत का तो कोई सवाल ही नहीं। फिर मुझे 2 चीजें आप बता दीजिएगा। ये ज्योतिष की तरह 6 महीने में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। ये झटके की बीमारी कहाँ से आ रही है? क्या कोई वाकई टूलकिट काम कर रहा है? और एक प्रश्न का मैं उत्तर जरूर चाहूंगा, क्योंकि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ और नेपाल में अनरेस्ट के बाद जिस तरीके से कांग्रेसी खेमा वो मतलब अब क्या बताएं, अपने स्थान विशेष पर गुलाल पोत के नाच रहा है इस समय और उसे ख्वाहिश है कि बस हो ही जाए, हो ही जाए। सवाल ये होता है कि अगर यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक कल्पना करते हैं कि कहीं अगर इंडी अलायंस नंबर गेम में मजबूत साबित होता तो आज आप क्या समझती हैं कि क्या दशा होती और क्या करने पर उतारू होते? नहीं, ये आपने जो ये पूछा है ना, ये बहुत मतलब इसके पीछे अगर मैं एक व्यू देखूं तो बड़ा खतरनाक व्यू है। जैसा हम कल्पना करते हैं कि अगर 27 में इलेक्शन हुए, बाई चांस अखिलेश की सरकार आ गई, तो वो एक दिन में क्या कर देंगे। वही वाली स्थिति है कि जो मतलब जो आज तक बना है, बना बनाया सारा, कहते हैं ना, जो भी अपने थाली सजाई है अब तक देश की, वो ये सारी मटिया मेट कर देते। अब तक तो आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जीत गए, कहीं किसी सड़क पे आपने ढोल बजते भी नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं। मैं दिल्ली में तो मैं बैठी हूँ, यहाँ कहीं कुछ भी इस तरह का नहीं है। लेकिन कहीं अगर इनके हो जाते तो आप देखिए यहाँ तरह तरह से जगह जगह
जगह-जगह मतलब लोग निकलते, इस तरह की चीज़ें होती जिसमें हो सकता है कि दंगे भी हो सकते थे। मतलब इनकी भड़का-भड़कानी आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं इन्हें छोटी-सी भी जीत मिल जाए, तो ये लोग बहुत बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। मतलब बहुत इनके अंदर बहुत वो है पैशन, मतलब पैशन क्या कहेंगे उसको, एक गलत ही तरीके से उसके अंदर जोश जो बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव है। और 99 इनकी सीट्स आई थी, आपने देखा होगा कि एक महिला जो उनका जो सुप्रिया श्रीनेत है, वो कैसे डांस कर रही थी। मतलब उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, हमें 99 सीट मिल गई। अगर यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव ये जीत जाते तो आपको क्या लगता है? अभी सोशल मीडिया में जिस तरह से नेगेटिविटी फैली हुई है, वो इस तरह से मोदी के खिलाफ आज भी चल रहा है, मोदी के खिलाफ जबरदस्त चलता। और आपने जो अभी लिंक किया है कि बांग्लादेश में है, नेपाल में है, वो उसको एक ना बेस मिल जाता, उसको एक बेस मिल जाता और हम उस चीज से बहुत बाल बाल बचे हैं। अभी फिलहाल अभी भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं कि अपने लोगों को इस तरह से कहना कि ऐसी सरकार है, वैसी है, तानाशाह है, फलाना। तो जो जो मैं कहती हूँ जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, मतलब उनके पास डिग्री कितनी भी हो सकती है, पर वो सोचते नहीं है उन चीजों को, सिर्फ उन्हीं शब्दों पे रहते हैं जैसे इनको आ जाता है, टूल किट की तरफ से जो आता है। अभी भी गए थे मलेशिया, कौन सी दवा लाए हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो आते ही उनके ऊपर ही हाइड्रोजन बम फूटा है कल, ठीक है। नहीं, वो दवा और का असर कल वोटिंग के समय दिखा है। वो महक के न जाने कहाँ जा रहे थे, लोग बुलाते रह गए, अरे भैया सुनो सुनो। और वो बंदा जो है वो पटर पटर चप्पल पहने कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये तो सामान्य अवस्था में आदमी नहीं जाता, जब किसी पिनक में होता है तभी इस तरह की हरकतें होती। नहीं, मैंने सुना कि वोट भी नहीं डाल पाए या डाला नहीं है, क्या किया मतलब मुझे कंफर्म नहीं है। पर किसी ने कहा कि वो वोट भी डालना भूल गए थे, पर्ची ले ली थी। तो फिर क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने डाला कि नहीं डाला। अब अगर इनका प्रमुख ही वोट नहीं डालेगा तो 15 सीटें जयराम रमेश हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे ही पूछ लीजिए। जयराम तो रमेश को मतलब क्या ट्वीट क्या करने की क्या कहना चाहती है कि असली वोट चोर जो है वो राहुल गांधी है? राहुल गांधी लपेट के ले गए। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, कल आपने आपने जिक्र किया था कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए, उनमें एक फोटोग्राफ आया था खड़गे के साथ गडकरी का। तो वो आज के पेपर में भी छपा है। तो ऐसा हम क्यों माने कि खड़गे गडकरी का वोट अपने पक्ष में डलवाना चाह रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है गडकरी ने खड़गे का ही वोट डलवा लिया हो और 15 वोट वहां से आगे हो। नहीं, तो कांग्रेस के जिसको नंबर कांग्रेस से के ज्यादा सीटें मिली हैं, नहीं, जिसको नंबर कांग्रेस से के ज्यादा वोट मिले हैं, तो बात तो उसी के पक्ष में जाएगी। तो अब तो ये यही मानना पड़ेगा कि गडकरी जी ने खड़गे का वोट डलवा गडकरी लिया। जी ने खेल कर दिया। हम तो यही कहेंगे। हम क्यों भाई, गडकरी जी तो शुद्ध क्या कहते हैं संघ के हैं व्यक्ति, वो नहीं टूट सकते। वो जरूर कुछ ऐसा ऐसा उन्होंने किया, उन्होंने मेन मेन व्यक्ति को पकड़ लिया, मुझे तो ऐसा लगता है आज के अखबार में जो फोटो छपी है वो देख के। और इस तरह की कई जगह ऐसी फोटो आई हैं। अमित शाह जी ने अभी कुछ दिन पहले अजय राय जी को कॉल किया था, राजीव राय जी को कॉल किया था हैप्पी बर्थडे पर। तो उसमें भी लग रहा था कि भाई क्यों किया, उससे अखिलेश जी थोड़े असहज हो गए थे कि अमित शाह ने यहाँ कॉल किया। अब वो तो अपने कहते हैं ना कि ही इज मैजिक, मतलब मैजिक करते हैं नंबर्स, मैजिक के लिए अमित शाह जी तो मतलब ब्रिलियंट हैं। तो वो कहाँ से क्या जुटा रहे थे वो तो वही जाने, पर उन्होंने विश किया, उसकी हवा पूरे उत्तर प्रदेश में फैली। और गिरिराज सिंह के साथ कल वो हाथ पकड़ के वैसे ही आए जैसे खड़गे के साथ गडकरी आए। तो कहाँ कहाँ सैड थे लोग, वो मतलब हम सिर्फ फोटो देख के अंदाजे लगा सकते हैं कि कुछ तो हुआ है उसमें। जयराम रमेश हमसे पूछे तो जयराम रमेश अपने खेमे में पूछे कि भाई क्या हुआ। राजीव राय के साथ वो गिरिराज सिंह जी दिखे, खड़गे के साथ गडकरी दिखे, और भी ऐसे काफी सारे फोटोग्राफ्स कल आए जिनमें दिखा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने अभी प्रश्न किया कि अगर ये स्थिति होती, उल्टा होता तो क्या होता, उल्टा होता तो आज के सारे अखबारों में, सारे मीडिया में ये छपरा होता कि बीजेपी सरकार या मोदी की सरकार हिल गई
और ये सरकार जाने वाली है, इसका मैंडेट खत्म 0 हो चुका है, ग्राउंड में इसको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है और इस तरह की चीजें ये सब फैलानी शुरू कर देते हैं। जैसे रोज ये झूठ बोलते हैं, अभी आपने बोला कि रोज ये क्या करते, क्यों झूठ बोलते हैं ये, तो ये सारा झूठ उगा देते हैं, मतलब सरसों उगाते हैं हथेलियों पर। ये इनको ना इसी तरह से ये लोग 100 बार झूठ बोल के उसको सच साबित करना चाहते हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इनकी किसी बात में ना तो सत्य है ना तथ्य है। ठीक है ज्योति जी, आपने कहा कि हथेली उगा लेते सरसों पे, गमलों में इन्होंने गोभियां उगाई हैं, करोड़पति बने हैं गमलों में गोभियां उगा के। और आपने कहा कि भाजपा अब जिस तरीके से गडकरी जी खड़गे को सेट कर रहे हैं या कौन जो है राजीव को सेट कर रहा है, अब इस हिसाब से तो फिर इसको भी मान लिया जाए कि राहुल गांधी भी मोदी के एजेंट हैं, कांग्रेस में स्टार प्रचारक हैं। अब ये इस हिसाब से तो ये भी मान लिया जाएगा। बहरहाल, अब एक गंभीर एंगल की तरफ मैं आता हूँ और धनखड़ साहब को फ्रेम में लेके आता हूँ। धनखड़ साहब स्वास्थ्यगत कारणों से जिस तरीके से इस्तीफा उनसे लिया गया, और उन्होंने दिया नहीं, साफ तौर पर ये अब जाहिर है कि इस्तीफा उनसे लिया गया। उनके आगे पीछे की क्या कहानियां थी ये भी आगे आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि चुनाव हो गया है तो धनखड़ साहब भी बहुत ज्यादा दिनों तक चुप नहीं रहेंगे, बातें बाहर आएंगी। लेकिन हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कहा जाता है कि भइल बियाह मोर करबे क्या, यानी हमारी शादी तो हो गई, हमारे बच्चों की शादी या जिसकी होनी थी शादी तो हो गई, काम धाम निपट गया, अब तुझे जो करना है वो कर ले। तो यही वाला हाल रहेगा। क्या आपको लगता है कि एक बार धनखड़ साहब की विदाई के बहाने ही एक नया मैंडेट, और वो भी वोट मैनेजमेंट का हाउस के अंदर, ये लेके नरेंद्र मोदी ने 240 पर इतराने वालों को उनकी औकात दिखा दी है, और आगे आप कुछ बड़े और कड़े और बेहद महत्वपूर्ण फैसले इन हाउस देखने वाली हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी ने यहाँ पे देखिए जैसे विश्व में परचम लहरा रहे हैं ना, और हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे देश में लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। मोदी जी ने अपने काम से अपनी वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया, पूरा दम दिखा दिया है। तो ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट है। और अब जो कहते हैं ना कि परखचे उड़ा देने वाले, अब वो स्थितियां मोदी जी आ चुके हैं। बिल्कुल इन लोगों को इनकी औकात दिखाई जाएगी। और ऐसा नहीं है, हम लोग देखिए, हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो हम उसका एनालाइज करते हैं जो एक्टिविटी हो चुकी होती है उसको देखकर। मोदी जी उन उन व्यक्तियों में हैं विश्व के जो उन एक्टिविटीज को करने से पहले उस रणनीति में रहते हैं कि एक्टिविटी कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है। तो वो जब एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। वो करके निकल चुके होते हैं उस चीज को और उससे बहुत आगे जा चुके होते हैं। तो आज की स्थिति उन्होंने क्या बिसातें बिछाई हुई हैं वो हमें आगे आने वाले समय में बिल्कुल दिखाई देगा। और आगे पार्लियामेंट में भी जिस तरह राज्यसभा में हमको दिखाई देगा कि किस तरह से अब जो नए बनेंगे, नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, वो कैसे, देखिए सरकार में पिछले 10-11 साल से विपक्ष ने कोई काम करने नहीं दिया। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। अब बहुत बड़ी चुनौती भी है उपराष्ट्रपति के लिए कि आपके सामने कोई पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत प्रबुद्ध बौद्धिक स्तर वाले लोग, मैं उनको नहीं कहूंगी चाहे वो कितनी भी डिग्री लिए हुए हो, अगर वो उद्दंडता करते हैं तो मैं उनको उद्दंडी ही कहूंगी, वो चाहे सांसद हो या कोई हो, मैं उनको नहीं मान सकती। तो चुनौती ये है कि आपके आगे ऐसे बेलगाम लोग खड़े होंगे, आपको उनको किस तरह से खींच के उनकी कमान रखनी है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। अदरवाइज सरकार मुझे लगता है कि बहुत कड़े-कड़े निर्णय लेगी, सुरक्षा के लिए भी लेगी। जैसे हमारे चारों तरफ सीमाओं के देश हैं, उनमें इस तरह का स्थिरता है, तो होगा। मुझे लगता है मणिपुर का मुद्दा भी हल होगा, सब कुछ होगा इस बीच में। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा कि जिस तरीके से पिछले 11 सालों से कोई भी सत्र हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, विपक्ष ने अपने कामकाज से दिखा दिया है कि वो नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन उसी के साथ ये भी है कि लाख परेशानियों के बाद भी इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम जो सदन से हो सकता था, चाहे अपर हाउस से चाहे लोअर हाउस से, उसे करके निकाला है। नंबर गेम रहा हो तो भी, नंबर गेम नहीं रहा हो तो भी, राहुल हंगामा करते रहे तो भी, चुपचाप बहिष्कार करते रहे तो भी, निश्चित तौर पर। और इस अभी जो बीता है सेशन, उसमें भी हमने देखा कितने महत्वपूर्ण काम काज निपटाए हैं सरकार ने। तो इसमें तो कोई यकीन नहीं है, मतलब शक नहीं होना चाहिए। अब आपने कहा कि एक वो ताई हैं गाली वाली मैडम जो कांग्रेस की हैं,
तो वो मॉरल विक्ट्री तो हर जगह खोजती हैं। 99 पे उन्होंने या किया था। अरे कल वो गिना रही थी मॉरल विक्ट्री, कल भी लिया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारे कैंडिडेट को 40% वोट मिले। आहा! क्या बात है! ईश्वर करे आप ऐसे ही मॉरल विक्ट्री लेती रहें और ज़मीन पर आपको कुछ ना हासिल हो। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी 19 में और अपनी जमानत कायदे से जब्त कराई थी। ऐसे खोखले लोगों पर अगर कांग्रेस टिकी हुई है तो टिकी रहे। हम कांग्रेस की यही स्थिति देखना चाहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है अब तरोताजा होके लौटे हैं, कल कितने तरोताजा थे ये दिखाई भी दे रहा था। मालिश कराने गए थे, मसाज कराने गए थे या क्या करने गए थे भगवान जाने। लेकिन कुल मिला के अंत में यही कहेंगे, ये मजाक का मटेरियल नहीं है दर्शकों। राहुल गांधी एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है। उनकी माताजी इस समय जिस तरीके से ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट उसका जो विरोध कर रही हैं, वो चीन के एजेंडे पे काम हो रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम सबके मन में सवाल उठता है कि हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार तो वो कर रही है साहब कि जमानत लिए घूम रहे हैं, मुकदमे पेंडिंग हैं और इसी खिसियाहट में ये अपने कपड़े खुद उतार रहे हैं। अपने कपड़े राजनैतिक रूप से उतार रहे हैं और बाकी रहा चुनाव के संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति चुनाव ने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी और इनका नंबर मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट इनका कायदे से नंबरों वाला जो कपड़ा है, वो भी कायदे से उतार रहा है। तो 240 पर कमज़ोर मोदी कदम भरने वाले, नेपाल में अनरेस्ट होने के बाद यहाँ स्थान विशेष पर गुलाल पोत के नाचने वाले, मुझे लगता है कि इनका जो मुहर्रम, राजनैतिक मुहर्रम, नैतिक मुहर्रम, दार्शनिक मुहर्रम 2014 से शुरू हुआ है, वो अभी सालों-साल चलने वाला है। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया और उपराष्ट्रपति चुनाव पे जो हमने पहले भी वीडियो किया था, बहुत गंभीर आपके साथ ही मैंने विमर्श किया था। उसका भी मैं टीम से कहूँगा कि उनका उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो में ज़रूर लगाएँ, ताकि दर्शक देखें कि कुछ हो जाने के बाद ही मोदी जी की तरह हम नहीं करते, हम भी थोड़ा बहुत अपना गिलहरी प्रयास कुछ होने से पहले भी जारी रखते हैं। तो ज्योति जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की चर्चा दर्शकों यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और ज्योति जी को आज्ञा देने से पहले एक बार फिर वही निहोरा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तो हमें और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद।